अपराध, राजनीति और पुलिस का संबंध। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हाल ही में हुई 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे की शुक्रवार तड़के एक पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। उससे एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे उज्जैन में गिरफ्तार किया था और उत्तर प्रदेश एसटीएफ को सौंप दिया। विकास दुबे प्रकरण पर बात करने से पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में अपराध तंत्र कैसे फलता फूलता है। जी हाँ, वर्ष 1993 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान केंद्र सरकार ने नरेंद्र नाथ वोरा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी, जिसे वोरा कमेटी कहा जाता है। उसे यह जिम्मेदारी दी गई कि भारत में संगठित आपराधिक गिरोह किस तरह से फल फूल रहे हैं और उसे कहां से संरक्षण मिल रहा है, इसकी जांच करके रिपोर्ट एवं सुझाव दें। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, प्रवर्तन निदेशालय यानी सभी संबंधित विभागों से रिपोर्ट मंगवाई थी और उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि देश के बहुत से हिस्सों में माफियाओं के संगठित गिरोह अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं और वर्तमान में जो राज्य की व्यवस्था है वह अप्रासंगिक होती जा रही है। वोरा कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि देश के कुछ प्रदेशों में इन गिरोह का स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों के नेताओं और सरकारी अधिकारियों का संरक्षण हासिल होता है। यह रिपोर्ट तब संसद में पेश की गई तो काफ़ी हो हल्ला मचा रहा। फिर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश होती भी है तो कैसे होती है, क्योंकि यह भी देखा गया है कि संसद व विधानसभाओं में आपराधिक छवि वाले सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश का ही अगर उदाहरण लें तो वर्ष 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस चुनाव के नतीजों को जब एडीआर में विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि 143 विधायक यानी कि 36% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। कुल 26% यानी 107 विधायक ऐसे थे जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे। इस समय प्रदेश की विधानसभा में 42 ऐसे विधायक हैं जिनके विरुद्ध हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। अगर संसद की बात करें तो हर एक तीसरा शख्स एक अपराधी है, यानी कि कहीं मुकदमा चल रहा है। तो सवाल यह है कि जब इतनी भारी संख्या में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग पहुंच जाएंगे तो फिर संगठित अपराधी गिरोह पर अंकुश कैसे लगेगा। ये लोग जनपद स्तर पर अपने गुर्गों को संरक्षण देते हैं, पुलिस पर दबाव बनाते हैं, हमारे लिए गलत काम कर दो वगैरह वगैरह। ऐसे में पुलिस दरोगा या एसएसपी के लिए भी यह मुश्किल हो जाती है कि सांसद या विधायक की मर्जी के खिलाफ काम करे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के जनप्रतिनिधि बनने में आपराधिक गठजोड़ सशक्त होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। इसको तोड़ना होगा, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। विकास दुबे मामले को ही मैं लेता हूँ तो मीडिया में इस तरह की खबरें लगातार छप रही हैं कि उसके संबंध भाजपा, सपा, बसपा और अन्य पार्टियों के लोगों से थे, यानी उसे पूरा राजनीतिक संरक्षण हासिल था। यही नहीं, पुलिस को भी उसे संरक्षण प्राप्त था। इसी कारण उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उसने दबिश देने के लिए गए पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। हमारे इतने सारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली का सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि दबिश देने गई पुलिस की टीम पर्याप्त तैयारी के साथ नहीं गई थी। पुलिस का कहीं ना कहीं खुफिया नेटवर्क जो एलआईयू होता है वो बहुत कमज़ोर था। विकास दुबे को पहले से ही पता था कि तीनों थानों की पुलिस दबिश देने आ रही है, लेकिन पुलिस को यह पता नहीं था कि विकास दुबे पुलिस पर आक्रमण करने के लिए घात लगाकर बैठा है। जाहिर है कि शुरू में पुलिस ने ढिलाई दिखाई, लेकिन पुलिस को मैं इस बात का श्रेय दूंगा कि उसने 6 दिन के भीतर इस दुर्रात अपराधी को पकड़ लिया। उसके घर को ढाकर पुलिस ने एक सख्त संदेश दिया कि कानून के साथ खिलवाड़ करने से वाले बच नहीं पाएंगे। लेकिन मुठभेड़ में उसके मारे जाने की घटना से मैं निराश हूँ। उत्तर प्रदेश एसटीएफ जब उसे हिरासत में ला रही थी तो उसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था में ऐसे मार्ग से बांध कर लाया जाना चाहिए था कि उसको भागने और फिर उसका इनकाउंटर करने की नौबत नहीं आती। मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। अगर उसका इनकाउंटर नहीं होता तो उससे पूछताछ होती और उससे पूरे नेटवर्क का पता चलता। जो आपराधिक, राजनीतिक और पुलिसकर्मी व्यापारी उसे संरक्षण दे रहे थे, जो अब उसके मरने के साथ ही दफन हो गए, उन सब का नाम सामने आता, फिर उनके विरुद्ध व्यापक स्तर पर कार्रवाई होती। वह सब खत्म हो गया, पर उसे संरक्षण देने वाले लोग बच जाएंगे। यह इनकाउंटर सही है या गलत, इसके बारे में मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। इसके बारे में तो जांच होनी चाहिए, तभी पता चलेगा। पुलिस सुधार से मेरा यह ज़रूर आशय है कि पुलिस पर जो बाहरी दबाव होते हैं वह नहीं होने चाहिए। यह जो गठजोड़ मजबूत हो रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि पुलिस पर गलत काम करने, गलत तत्वों को समर्थन देने, भ्रष्ट, बेईमान और हत्या के आरोपी जनप्रतिनिधियों को सलाम करने की बाध्यता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि पुलिस को बाहरी दबाव से संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
अगर वह संरक्षण उसे मिलेगा तो काफ़ी सुधार हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकारें इस दिशा में प्रतिबद्ध दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा पुलिस में कार्मिक सुधार की भी ज़रूरत है। जो पुलिसकर्मी अपराध की दुनिया से जुड़े हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको भी पुलिस विभाग से निकाल दिया जाना चाहिए। चाहे वह एसएसपी हो, आईजी हो, दरोगा हो, सिपाही हो, उन पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। एसएसपी पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक वर्ग और पुलिस तंत्र दोनों में गलत तत्वों को सफाई की ज़रूरत है। जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक गठजोड़ बना रहेगा कानून व्यवस्था पर, इसे लोगों का जो भरोसा उठता जाएगा और उसे बहाल करने के लिए आपराधिक न्याय व्यवस्था में भी सुधार की ज़रूरत है। वरना ऐसे विकास दुबे आएंगे और मरते जाएंगे, लेकिन ये साठगांठ ऐसी ही चलती रहेगी। मेरा आज का विश्लेषण इसी चीज़ से लेकर था कि किसी भी तरीके का जो राजनीतिक और पुलिसकर्मी और अपराध के बीच में जो एक जाल साज है, ये कहीं ना कहीं तीनों की मिलीभगत होती है। इसे टूटना चाहिए, कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है। इसमें वो लोग, मैं पूरे राजनीति या पूरे एक सिस्टम को पूरे तरीके से नकारा नहीं कह सकता। कुछ लोग उसमें बहुत साफ छवि के होते हैं, अगर नेता की बात करूं या फिर सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को संरक्षण प्राप्त होता है, तभी ऐसे ही विकास दुबे पैदा होते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलूँगा, फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।